तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन बात कर रहे थे सर्किट एलिमेंट्स की। अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स की बात की थी, जिसके अंदर अपन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स की बात की थी, चाहे वो डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे आइडियल हो। उन सब की बात अपन ने लास्ट लेक्चर में की थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रजिस्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे और इंडक्टर पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन तीनों पे कमांड होना मतलब नेटवर्क थ्योरी पे कमांड होना। अब आपको रजिस्टर पे कमांड करनी है, फिर इंडक्टर पे कमांड करनी है और फिर कैपेसिटर पे। और इंडक्टर और कैपेसिटर पे कमांड होगी तभी अपन आगे जाके ट्रांजिएंट एनालिसिस को बड़ी डिटेल से समझ पाएंगे, वरना अपन को ट्रांजिएंट एनालिसिस समझ में आने में दिक्कत आएगी। इंडक्टर की हर एक प्रॉपर्टी और कैपेसिटर की सारी प्रॉपर्टी बहुत डिटेल से समझेंगे सारे। सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे रजिस्टर, फिर अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर और उसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टर। तो आज आप हेडिंग डालो। आज अपन सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के अंदर आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको बोला जाता है रजिस्टर। सबसे पहले पैसिव सर्किट एलिमेंट्स के अपन पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? एक होता है रजिस्टर और एक होता है रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होता है और रजिस्टर एक फिजिकल मटेरियल होता है। रजिस्टर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर। रेजिस्टेंस है ना, वो एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी। और रजिस्टर क्या हुआ है? एक मटेरियल का बना हुआ, एक मटेरियल का बना हुआ एक रजिस्टर होता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किससे कहते हैं? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर। रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। जैसे अपन रोड पे देखते हैं स्पीड ब्रेकर लगे हुए होते हैं, वो अपन की स्पीड को कम करते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क के अंदर करंट को कम करने के लिए, करंट के अपोज पैदा करने के लिए रजिस्टर लगा जाता है। रजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर दैट अपोज फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? रजिस्टर की। रजिस्टर क्या होता है? एक फिजिकल मटेरियल होता है। ये क्या होता है? एक मटेरियल होता है जो सर्किट के अंदर लगा हुआ होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है? उस रजिस्टर से करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर अपन की स्पीड को रोकते हैं, अपन की स्पीड को क्या करते हैं? स्पीड को कम करते हैं। उसी तरीके से एक रजिस्टर भी क्या करते हैं? उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को कम करता है। अगर किसी मटेरियल का अपन है ना, रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, तो उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या होती है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। अगर किसी रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां मैंने क्या लिखा? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर दैट अपोज फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। रजिस्टर रियली में तो क्या होता है? ऐसा एक अपना रजिस्टर होता है। मान लो सिलेंड्रिकल रजिस्टर है। मान लो ये कोई मटेरियल है, उसका मैंने एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर बनाया। ये कोई मान लो अपना एक रजिस्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? मान लो एक रजिस्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ एल हो गई। ये एक रजिस्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ ए है, और ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल की रजिस्टिविटी कितनी है? रो है। क्या है? रजिस्टर बेसिकली अपन एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर की बात करते हैं। वैसे तो रजिस्टर का कुछ भी शेप हो सकता है, लेकिन अपन एक आइडियल शेप लेते हैं, अपन एक सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं। एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ ए है, और ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस मटेरियल से रजिस्टर फॉर्म हुआ है, उसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू रो है। लेकिन अपन जब इनको सर्किट में यूज लेंगे रजिस्टर को, तो अपन रजिस्टर को ऐसे नहीं शो करेंगे। एक सिलेंडर की तरह रजिस्टर को कभी शो नहीं किया जाता है। रजिस्टर का एक स्पेशल एक क्या सिंबल होता है। जब इनको नेटवर्क में यूज करते हैं
तो इनका एक स्पेशल सिंबल होता है। स्पीड ब्रेकर की तरह रजिस्टर को भी अपन जब इसका सर्किट सिंबल होता तो ऐसे शो करते हैं, और हर एक रजिस्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नेटवर्क में, उसके रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है और ये इसके आर की वैल्यू को इसके नीचे शो कर देते हैं। ये मैंने एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर की बात करता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, और ये जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसकी रजिस्टिविटी आप एज्यूम कर लो रो है। तो अपन कभी भी रजिस्टर को सर्किट में यूज करते हैं तो ऐसे नहीं कि सिलेंड्रिकल अपन ऐसे शो करेंगे, ऐसे नहीं। हर एक सर्किट एलिमेंट का एक फिक्स नोटेशन होता है, सर्किट के अंदर उसका एक फिक्स सिंबल होता है। रजिस्टर को जब भी मैं एक सर्किट में यूज करूंगा ना तो इसको स्पीड ब्रेकर की टाइप ऐसे शो करेंगे, और इसकी ये रजिस्टर जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसकी वैल्यू अपन नीचे लिख देंगे आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। आई होप यहां तक समझ आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? करंट के फ्लो का अपोज करती है। इतना आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर तो क्या होता है? एक फिजिकल मटेरियल है, जैसे सिलिंड्रिकल मटेरियल है, इस पूरे मटेरियल को बोला जाता है रजिस्टर। और ये जो अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को आर से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? आर से। और आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। देखो, मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये जिस मटेरियल से बना हुआ था इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो हम देखो, अगर लेंथ जितनी ज्यादा होगी इस मटेरियल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो करंट के फ्लो में अपोज उतना ही ज्यादा होगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी करंट के फ्लो में उतना ही ज्यादा अपोज होगा। तो ये मटेरियल, ये सिलेंड्रिकल रजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी लेंथ के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। किसी भी सिलेंड्रिकल, ये अपना रजिस्टर है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आर, इसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को छोटा करूंगा तो करंट के फ्लो में अपोज ज्यादा होगा, जबकि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा ना तो आराम से इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे। करंट के फ्लो में अपोज कम होगा। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा करूंगा ना तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोज उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर एरिया के साथ तो इनवर्सली रिलेटेड है और लेंथ के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी रजिस्टर की लेंथ को ज्यादा करूंगा ना तो ज्यादा लेंथ को इलेक्ट्रॉन को पार करने में अपोज ज्यादा होगा, जबकि एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बड़ा करूंगा ना, अगर एक छोटा पाइप है तो उससे अगर पानी फ्लो होगा तो वो बड़ा थोड़ा है ना, क्या एक समय टाइट से होगा, जबकि अगर पाइप की साइज है बड़ी होगी ना तो पानी आराम से फ्लो होगा। उसी तरह अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो उतना ही आसान होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना आसान होगा तो करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो एरिया के साथ तो इनवर्सली रिलेटेड है और लेंथ के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड है। लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, करंट के फ्लो का अपोज बढ़ेगा, करंट घटेगी। लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगी, एरिया बढ़ेगा ना तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आसान होगा, तो मेरा करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस क्या होगा? उस टाइम घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ मिलाता हूं तो क्या होता है? R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा अपना? L अपॉन A। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो यहाँ एक अपना क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कांस्टेंट आ गया रो L बाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? यूनिट ओम होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? रो L बाई A। देखो R किस पे डिपेंड कर रहा है? L पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है। L और A का मतलब होता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस उस रजिस्टर की फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? R किन किन पे डिपेंड करता है? R इज ए फंक्शन ऑफ
L, A, और इनको बोला जाता है फिजिकल डायमेंशन। लेंथ क्या होती है? फिजिकल डायमेंशन है। एरिया क्या है? फिजिकल डायमेंशन है। तो किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस उस रजिस्टर के फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। और रो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो। अब मैं आता हूं रो पर। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। रो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। रो ओनली किस पे डिपेंड करती हैं? मटेरियल से। जिस मटेरियल से ये रजिस्टर बना हुआ है, अगर ये कॉपर का है, सेमीकंडक्टर का है, इंसुलेटर का है, वो जिस मटेरियल का ये रजिस्टर बना हुआ है ना, उस पे डिपेंड करता है रो की वैल्यू। रो की वैल्यू फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। रो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लेंथ और एरिया। इनको बोला जाता है फिजिकल डायमेंशन। रो फिजिकल डायमेंशन का फंक्शन नहीं होता है। रो किस पे डिपेंड करता है? रो ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है और इस रजिस्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपको पूछे आर किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे आर किस पे डिपेंड करता है? एक तो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। सेकंड, आर किस पे डिपेंड करेगा? रो पे डिपेंड करेगा। रो पे डिपेंड करेगा इसका मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब देखो आर है ना, किस किस पे डिपेंड करता है? आर फर्स्ट चीज तो डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशन पे। आर डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मतलब उस रजिस्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? आर डिपेंड करेगा जिस मटेरियल से वो रजिस्टर बना हुआ है ना, उस पे भी डिपेंड करता है। आर किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? रो पे। आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर एक तो एल और ए पे डिपेंड करेगा। एल इंक्रीज करूंगा तो आर इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करूंगा तो आर डिक्रीज होगा। और रो इस पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा ना, तो अगर मैं एल और ए को रखता हूं सेम और मटेरियल चेंज करूंगा ना, तो वो अलग अलग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। मान लो मैंने एल फिक्स कर दिया 1 मीटर, एल फिक्स कर दिया। मान लो मैंने एरिया भी फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। और सबसे पहले मैंने एक ले लिया इधर, मान लो एक ले लिया मेटल या कंडक्टर, इधर मैंने ले लिया सेमीकंडक्टर, और इधर मैंने ले लिया इंसुलेटर। देखो लेंथ सेम है, तीनों की लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन तीनों का क्या हो रहा है? मटेरियल चेंज हो रहा है। एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। तो मेरे को बताओ आर किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो तीनों की एल सेम है, एरिया सेम है, लेंथ तीनों की सेम है, एरिया तीनों का सेम है, लेकिन रो तीनों का चेंज होगा। रो चेंज होगा तो तीनों जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो भी अलग अलग होगा। तो आपको बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस होता है इसका रेजिस्टेंस होता है सबसे कम। मेटल है ना, मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इस तरह से होती है कि रेजिस्टेंस को कम से कम ऑफर करता है। मतलब आर कम होगा, मतलब उसकी रो क्या होगी? मेटल के लिए क्या होगा? रो भी कम होगा। रो कम होगा तो आर भी कम होगा। रेजिस्टिविटी कम होगी, मेटल के केस में रेजिस्टिविटी कम होगी तो आर भी कम होगा। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मैं अगर बात करता हूं तो कंडक्टिविटी इनके बीच में होती है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? इनके बीच में होगी। सबसे कम रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये सेकंड नंबर, सबसे कम ये, फिर ये, और ये तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या करेगा? ऑफर करेगा सबसे ज्यादा। ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मेटल या कंडक्टर। इन दोनों के बीच वाला ये ऑफर करेगा सेमीकंडक्टर, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर से करंट का फ्लो होना बहुत ही कठिन है। इंसुलेटर से करंट का फ्लो इतना आसान नहीं है। और मेटल से करंट का फ्लो होना बहुत ही आसान है, और इन दोनों के बीच में बिहेवियर शो करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो मैंने कह दिया अगर लेंथ और एरिया में कॉमन रखूं और मटेरियल को चेंज करूं, फिर भी रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है, फिर भी इनके द्वारा ऑफर की हुई रेजिस्टिविटी अलग अलग मिलेगी अपन को। इंसुलेटर के केस में अलग मिलेगी, सेमीकंडक्टर के केस में अलग मिलेगी, और मेटल के केस में अलग मिलेगी। लेकिन सबसे कम मेरे को रेजिस्टिविटी
मेटल के सॉरी ये अपना रेजिस्टेंस इस केस में मिलेगा मेटल। मेटल सबसे कम है ना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी मेटल से करंट फ्लो आसानी से हो सकती है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर अपन को ऑफर करता है। इससे फ्लो होने वाली करंट के लिए उतनी ही ज्यादा कठिनाई होती है। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस एक तो ये देखो, रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशन पे, सेकंड रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, और थर्ड अपन आगे जाके बात करेंगे। देखो मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, रो किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसे पूछा था रो किस पे डिपेंड कर रहा था, कि फर्स्ट ऑप्शन दे दिया उस मतलब रजिस्टर की लेंथ पे, सेकंड ऑप्शन दिया उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, थर्ड ऑप्शन दिया जो वो बना हुआ उस मटेरियल पे, फोर्थ ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में कि किसी भी रजिस्टर की रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्टिविटी फिजिकल डायमेंशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। रजिस्टिविटी हमेशा जिस मेटल से वो रजिस्टर बना हुआ है उस पे डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। और एक क्वेश्चन आया था, और एक अपना क्वेश्चन आया था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट चीज उसने पूछी थी लेंथ और एरिया, सेकंड उस चीज उसने पूछी थी मटेरियल पे, थर्ड उसने पूछी थी टेम्परेचर पे, फोर्थ उसने पूछा था ऑल ऑफ दिस। देखो रजिस्टिविटी ओनली किस पे डिपेंड करती है? ओनली देखो रजिस्टिविटी ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती है, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। रजिस्टिविटी इज ओनली फंक्शन ऑफ मटेरियल नॉट फिजिकल डायमेंशन। देखो एक मैं और बता देता हूं, रजिस्टिविटी एक तो फंक्शन होता है मटेरियल का, जिस मटेरियल से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग यह रजिस्टिविटी ऑफर करते हैं। सेकंड बात करता हूं रजिस्टिविटी है ना टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, बट रजिस्टिविटी नॉट ए फंक्शन ऑफ फिजिकल डायमेंशन यानी लेंथ एंड एरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। किसी भी मेटल की रजिस्टिविटी उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी फिजिकल डायमेंशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। जबकि किसी भी रजिस्टर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी टेम्परेचर पे मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे करता है, लेकिन बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? R इक्वल टू रो L अपॉन ए। फिजिकल टाइम L इंक्रीज करूंगा तो R इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करूंगा तो R डिक्रीज होगा। तो बिल्कुल इस पे डिपेंड करती हैं। रो पे डिपेंड करता है R, अलग अलग मटेरियल अलग अलग रो ऑफर करेंगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो बिल्कुल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। थर्ड चीज टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी मैं आगे बताऊंगा आपको, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब आप ऐसे मत कर देना R इक्वल टू रो L बाई है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं रो इक्वल टू R A बाई L। तो ऐसे मैं सोच देना L इंक्रीज करूंगा तो रो डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करूंगा तो रो इंक्रीज होगा। ये भी तो डिपेंड कर रहा नहीं इंक्रीज। क्यों? अगर मैं L को मान लो L को इंक्रीज करूंगा, L को मान लो डबल कर देता हूं, तो मेरे को पता है, देखो मान लो एरिया फिक्स है, L को मैंने डबल कर दिया, तो L को डबल करूंगा तो है ना रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? डबल। तो इस डबल से डबल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और रो पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एरिया A है, लेंथ L है, और मेरा मान लो रेजिस्टेंस R है। ये मान लो मैंने एरिया को सेम यहां है उतना का उतना एरिया रखा, A का A, L को मान ले मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो बताओ जब मैं L को डबल करूंगा तो R क्या होगा? देखो पहले इतनी लेंथ थी, तो मेरा इलेक्ट्रॉन को मतलब है पास करने में, इलेक्ट्रॉन को इस रजिस्टर को पास करने में इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अब अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? डबल।
एक मान लो छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, मान लो ये एक स्पीड ब्रेकर है, इसको मान लो आपको पार करना आसान रहेगा या इसकी लेंथ को डबल करूंगा ना, तो बताओ ये वाला ना रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा या ये वाला? तो आपको पता है लेंथ बढ़ाऊंगा ना, किसी भी अगर स्पीड ब्रेकर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, जबकि उसकी लेंथ छोटी होगी ना तो एकदम फटाफट से, बस इतनी सी लेंथ है तो ये वाला रेजिस्टेंस मान लो R1 ऑफर करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस R2 ऑफर करेगा, तो फिक्स है R2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1 होगा, क्योंकि ये लंबी दूरी तक स्पीड ब्रेकर है, ये शॉर्ट डिस्टेंस का स्पीड ब्रेकर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस का स्पीड ब्रेकर है। तो आपको पता है किसी भी रजिस्टर की लेंथ बढ़ा देता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। यहां पर ही मैंने लेंथ क्या कर दी, डबल, तो अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। लेंथ के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेंथ बढ़ाऊंगा, देख स्पीड ब्रेकर की लेंथ मैंने यहां से यहां कर दी, पहले इतनी थी तो ये R1 रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया था, अब मैंने अगर इंक्रीज कर दी तो R2, तो R2 की वैल्यू हमेशा R1 से क्या होगी, ज्यादा। किसी भी रजिस्टर की लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो रो की वैल्यू क्या थी, अपन ने देखा था A/L, यहां पर भी रो क्या था, RA/L। अब यहां पर क्या हो जाएगी, रो, यहां पर R था, यहां R कितना हो जाएगा, 2R। अगर लेंथ को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, एरिया कितना हो जाएगा, A, लेंथ क्या हो जाएगी 2L, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रो इक्वल टू RA/L। तो देखो लेंथ को डबल करने का इफेक्ट रो पे नहीं पड़ता है, लेंथ चाहे डबल करो चाहे 5 गुना करो, रो तो रो ही रहेगा। ये डबल होगा ना तो ये भी डबल हो जाएगा, ये हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये अगर डबल होगा, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस है ना, इस फिजिकल डायमेंशन पे इसकी डिपेंडेंसी को कम करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। और वैसे ही रो किस पे डिपेंड करता है, रो ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, और सेकंड थिंग वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई होप इतना आपको पता होना चाहिए। अब अपन ने पढ़ा था रजिस्टर, रजिस्टर क्या हो, रजिस्टर पढ़ा था, फिर अपने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर। रजिस्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी, जो क्या करती है, दैट अपोज फ्लो ऑफ करंट, इससे फ्लो होने वाले करंट में क्या करती हैं, अपोज करती हैं, यानी विरोध करती हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब अपन ने कहा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है उसकी बात अपन करने वाले हैं। मान लो एक कोई रजिस्टर है, T1 टेम्परेचर है एक, उस पर वो रजिस्टर R1 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, एक कोई रजिस्टर है जो T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, मतलब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। मैं उसी रजिस्टर को मैं अगर T2 टेम्परेचर पे रख रहा हूं, सेम फिजिकल डायमेंशन, सेम मटेरियल, मतलब एक मान लो ये मैं T1 टेम्परेचर पे पहले उसको रखा, सेम फिजिकल मटेरियल है, सेम फिजिकल डायमेंशन है, सेम मटेरियल, उसी को ही मैंने T2 टेम्परेचर पे रखा। मान लो वो इस टाइम अपन को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है R2, मान लो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 हो जाती है। मान लो R1 की वैल्यू अपन को नोन है, R2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला आता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, ये फॉर्मूला, इस पे आपके ना गेट में क्वेश्चन आ रखा है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर ये कोई एक रजिस्टर है, इसकी T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 कर देता हूं, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, चेंज होके क्या हो जाएगी, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा। सबसे पहले यहाँ 2 है तो यहाँ पहले आएगा 2, और ये बाद में R1 है तो बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, T2 माइनस T1। अल्फा को क्या बोला जाता है, अल्फा इज ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट उस रजिस्टर का, और अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, अल्फा की यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये आपको
टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार टेम्परेचर के साथ किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अब अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ फॉर ए रजिस्टर। हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजे से समझना। ओम्स लॉ फॉर ए रजिस्टर, और मैंने बोला था ओम्स लॉ को ही बोला जाता है आईवी रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ को ही बोला जाता है आईवी रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? आईवी रिलेशनशिप बोलो चाहे ओम्स लॉ बोलो, दोनों एक ही चीज होती हैं। ओम्स लॉ बोलो चाहे आईवी रिलेशनशिप फॉर ए रजिस्टर बोलो, बहुत सेम थी। अब अपन बात करते हैं ओम्स लॉ। देखो ओम ने क्या कहा था, इन भाई साहब ने कहा था कि अगर किसी रजिस्टर की फिजिकल डायमेंशन में अपन कोई चेंज ना करे और उसके टेम्परेचर में भी कोई चेंज ना करे, इसका है ना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि अगर किसी भी रजिस्टर की फिजिकल डायमेंशन क्या रखे, इसने कहा था फिजिकल डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट है और उसके टेम्परेचर भी क्या है, उन्होंने बोला टेम्परेचर भी आपको क्या रखना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, फिजिकल डायमेंशन भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ओम्स ने क्या कहा था, अगर फिजिकल डायमेंशन भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और ये कोई अपना रजिस्टर है, क्या है, ये कोई रजिस्टर है। इसका रजिस्टर का मैंने बताया था, रजिस्टर को अपन ऐसे नहीं बनाते सिलेंड्रिकल, रजिस्टर का सर्किट सिंबल ऐसा है। मान लो ये कोई एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, क्या है, ये कोई रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है। मान लो ओम्स ने कहा इसके एक्रॉस अगर मैं एक पोटेंशियल ड्रॉप यूज करता हूं, वी लगाता हूं, क्या लगाता हूं कि इसके एक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल मैंने लगाया वी वोल्ट का, कितना वोल्ट का, वी वोल्ट का, जबकि इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, फिजिकल डायमेंशन क्या है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। ये कोई एक रजिस्टर है जिसके एक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल ड्रॉप लगाया, कितना लगाया, वी का पोटेंशियल ड्रॉप मैंने यूज किया। इस पोटेंशियल ड्रॉप के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, क्या, मान लो इसके कारण इसके अंदर आई करंट फ्लो हुई, क्या हुई, एक कोई रजिस्टर है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट है, इसके एक्रॉस, इसके दोनों टर्मिनल के एक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल वी लगाया जिसकी वजह से इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो ओम ने क्या कहा, ओम्स भाई साहब ने कहा ये आई है ना, इस पोटेंशियल ड्रॉप की प्रोपोर्शनल होगी। इस वी को इंक्रीज करोगे तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना, V की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये बात कही थी। और अगर मेरा इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो एक है ना क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, और वो कांस्टेंट आएगा 1/r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/r। तो ये क्या, इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल टू ये अपन का ओम्स लॉ है। देखो अपन प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमेशा क्या ऐड होता है, एक कांस्टेंट ऐड होता है 1/r। जब मेरा फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या एक कांस्टेंट ही तो होगी, बिल्कुल। अगर ये मैंने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, तो आप बताओ आर भी तो क्या होगा, इस टाइम आर भी तो एक है ना कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया 1/r। 1 अपॉन में क्यों लगाया, क्योंकि आर के साथ आई का इनवर्सली रिलेशन होता है, आर बढ़ाऊंगा तो आई घटता है, इसलिए अपॉन में आया। समझ आया। आप ऐसे भी तो सोच सकते थे कि आई इक्वल टू आर को यहां पर क्यों नहीं फिट किया, यहां फिट नहीं कर सकते क्योंकि आर और आई क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो नीचे आएगा। यहां पर ये इसको क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ फॉर ए रजिस्टर। ये आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, सबको पता है V इक्वल टू आई आर। मेन चीज क्या पता होना चाहिए, ये कोई भी मान लो एक रजिस्टर। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मान लो रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मान लो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है।
देखो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, आर है। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर, मान लो करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। तो देखो कोई भी पैसिव एलिमेंट हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, तीनों पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल से करंट एंटर करती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जिससे निकलती है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन में अपन किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करते हैं तो अपन को वोल्टेज का ड्रॉप होता है। किसी भी पैसिव एलिमेंट, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, करंट की डायरेक्शन में अपन उसको क्रॉस करते हैं तो अपन को हमेशा क्या होता है, ड्रॉप होता है। और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो हमेशा क्या होता है, गेन होता है। ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। इसका पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो इसका कितना हो जाएगा, उससे कम होगा। करंट हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही फ्लो होती हैं। और करंट की डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस कर लो, वोल्टेज का क्या होता है, आपको हाई से लो क्या हुआ, ड्रॉप होगा। तो हमेशा ड्रॉप को अपन दिखाते कैसे हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ड्रॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब गेन। आप मान लो पहले आपके नेगेटिव में नंबर आ रहे थे किसी एग्जाम में, अब आपके पॉजिटिव में नंबर आने शुरू हो गए। मान लो पहले आपके नेगेटिव में आ रहे थे, अब आपके पॉजिटिव में, इसका मतलब आपने क्या किया है, गेन किया है। पहले आपके पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, अब आपके नेगेटिव आने शुरू हो गए, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ ड्रॉप किया है। तो देखो पहले आपके पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब यहां से यहां जाऊंगा तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। करंट की डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करने पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है। जिस सिरे से करंट एंटर करती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, जहां से निकलती है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो देखो करंट कितनी एंटर हो रही है, 3, रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो मेरे को बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर। आई कितनी है 3, आर कितना है 2, तो 3 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। मतलब अगर देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये हायर पोटेंशियल वाला ये वाला जो अपना नोड है, मान लो मैं अगर ऐसे एज्यूम कर लूं, इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है। मान लो इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो मेरे को बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, V2 का पोटेंशियल कितना होगा। देखो इसका पोटेंशियल कितना है, 2 है। मैं इधर से उधर जाऊंगा तो मेरे को क्या होगा, ड्रॉप होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप, कितने का ड्रॉप हुआ, 6 का। तो 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट। इस नोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट हो जाएगा। देखो करंट की डायरेक्शन में अपन को पोटेंशियल का क्या मिल रहा है, ड्रॉप मिल रहा है। ये पता होना चाहिए। अपन कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई अपना, ये मान लो कोई एक रजिस्टर है जिसके द्वारा ऊपर क्या हुआ, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और R को मैंने एज्यूम कर लिया 2 ओम। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर, 2 एम्पियर। ये मान लो करंट फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, 2। इस टर्मिनल को मैं नाम देता था 1 और इसको मैं दे दिया 2। तो अब मेरे को बताओ कौन सा, कहां पॉजिटिव लगूं और कहां नेगेटिव लगूं। ओम्स लॉ में पोलरिटी का खेल है पूरा का पूरा। अगर आपको पोलरिटी के साथ खेलना आ गया तो ओम्स लॉ में कुछ नहीं है। तो बताओ करंट एंटर कहां से हो रही है, इधर से हो रही है, इधर से। तो आगे जाके देखो, अगर ये करंट आगे इससे क्रॉस करके वापस इधर से निकलेगी। जहां से करंट एंटर होती है पैसिव एलिमेंट के लिए एक चीज दिमाग में फिट कर दो, जहां से करंट एंटर होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। जहां से करंट निकलेगी वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, करंट की डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है। या हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट 1 है ना, हायर पोटेंशियल पे होगा। ये पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो जो हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है ना, उसको अपन प्लस से लिखते हैं। जो हायर पोटेंशियल पे पॉइंट होते हैं उसके प्लस से लिखते हैं, जो लोअर पोटेंशियल पे पॉइंट होता है उसको नेगेटिव से लिखते हैं। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही फ्लो होती है। करंट किसी भी पैसिव एलिमेंट को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करूंगा ना,
तो मेरे को वोल्टेज का क्या मिलेगा, ड्रॉप ही मिलेगा। और करंट के ऑपोजिट में मगर इधर से क्रॉस कर रहा हूं ना, तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर जा रहा हूं मतलब गेन होगा। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करने पर वोल्टेज का गेन होता है, जबकि करंट की डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करने पे वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो मेरे को बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर। आई कितना है 2, R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब मेरे को बताओ अगर इसका पोटेंशियल मान लो V2, इसका पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट है, तो मेरे को बताओ हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट V1 का पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल बताओ। तो मेरे को पता इसका पोटेंशियल कितना है 3। इधर से उधर जाऊंगा तो मेरे को कितना होगा, गेन होगा। क्यों गेन होगा, करंट के ऑपोजिट में जाऊंगा। करंट के ऑपोजिट में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करने पे गेन होता है। कितने का गेन होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कितने वोल्ट का गेन होगा 4 वोल्ट का। ये 3 वोल्ट है तो ये सीधा कितना हो जाएगा 3 + 4। आप ऐसे भी ध्यान रखिए, ये कौन से पोटेंशियल पे, लोअर पे। ये क्या होना चाहिए, इसे हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए, ये जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप है उतना हाई होना चाहिए। आपको पता है ये हायर पे है, ये हाई होना चाहिए। किससे हाई होना चाहिए, इससे हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए, जितना पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 वोल्ट, तो ये कितना है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 + 4 = 7 वोल्ट। अब देखो, अब अपन कुछ और एग्जांपल करते हैं। ओम्स लॉ पे कमांड करो आप अच्छे से। देखो ये मान लो एक कोई रजिस्टर है जिसके द्वारा ऑफर की गई रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। ये इसका एक पॉइंट है 1, ये इसका पॉइंट हो गया है 2। इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V1 का पोटेंशियल है, मान लो मैंने एज्यूम कर दिया V1 का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, V2 का पोटेंशियल है मान लो 3 वोल्ट। अब बताओ, अब ये बताना है आपको करंट कहां से कहां फ्लो होगी और कितनी फ्लो होगी, ये चीज बतानी है। सबसे पहले मेरे को बताओ हायर पोटेंशियल पे ये वाला नोड है या ये वाला नोड है, तो आप बताओगे ये 5 पे ये 3 है, तो ये किस पे हो जाएगा, ये अपना हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये 3 है तो ये किस पे हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे हो। और करंट जहां से एंटर करेगी वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और करंट जहां से निकलते हैं वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले करंट हायर टू लोअर मतलब ऐसे। और किसी भी पैसिव एलिमेंट में जहां से करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां से करंट निकलती है वो नेगेटिव। आपको पता है हायर पोटेंशियल वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और आपने पता है लोअर पोटेंशियल वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मेरे को बताओ। ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये वाला पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है 5 वोल्ट, ये वाला नेगेटिव किससे कनेक्टेड है 3, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 = 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू। करंट क्या निकलेगी, I = V/R। V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो 2/2 = 1 एम्पीयर। करंट की वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, करंट = 1 है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लो ये कोई अपना एक रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो मैंने एज्यूम कर ली 2 ओम है। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 का पोटेंशियल है मान लो -5 वोल्ट, V2 का पोटेंशियल है मान लो -3 वोल्ट। ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया। बताओ करंट कितनी होगी और करंट किधर से किधर फ्लो होगी। ये कितना है -5, ये कितना है -3। हाई वैल्यू कितनी है, हाई वैल्यू कौन सी होगी, -5 होगी या -3। -5 बड़ा होता है या -3, तो आपको पता है -3 -5 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये किस पे होगा, ये पॉइंट अपना हायर पोटेंशियल पे होगा। ये किस पे होगा, ये पॉइंट अपना लोअर पोटेंशियल पे होगा। किस पे होगा, लोअर। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। और कितनी फ्लो होती है, आई। जहां से करंट एंटर करेगी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जहां से करंट निकलेगी वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V। पॉजिटिव कितने से कनेक्ट है, -3 से। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, -5 से।
तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 माइनस नेगेटिव किससे ये ड्रॉप निकालना है, ड्रॉप मतलब v मतलब v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो v2 कितना है -3, v1 कितना है माइनस का 5, -3 माइनस 5। तो मेरे को बताओ -3 माइनस माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 वोल्ट। तो मेरे को बताओ I की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन आर। v कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, जो इसके द्वारा ओपर किया हुआ रेजिस्टेंस कितना है 2, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। तो आई होप आपको है ना मैग्नीट्यूड में हायर नहीं देखना है, वैल्यू में हायर -3 है, मैग्नीट्यूड में तो हायर ये वाला है मैग्नीट्यूड, लेकिन रियल बात करो तो -3 -5 से क्या होता है बड़ा। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में -5 का मैग्नीट्यूड लूंगा तो 5 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा 3 हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कभी नहीं देखना, हमेशा उसकी वैल्यू देखनी है। V2 की वैल्यू V1 से क्या है, ज्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट हायर टू लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप देख लिया, पॉजिटिव -3 तो -3, नेगेटिव -5 तो माइनस का 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन। तो आई होप ओम्स लॉ के बारे में आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा। ओम्स ने क्या कहा, अगर कोई रजिस्टर है जिसकी फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप V लगाता हूं। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मान लो मैंने कहा ना पोटेंशियल ड्रॉप V लगाता हूं, मान लो ये कोई अपना रजिस्टर है, ये इसका 0.1 है, ये इसका 0.2 है, ये मान लो V1 पे मैं पोटेंशियल लगाता हूं 3 वोल्ट, V2 पे पोटेंशियल लगाता हूं 1 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये हायर पे है वो लोअर पे है, तो हायर वाला हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, लोअर वाला हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, तो हायर वाला हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या है V1 माइनस V2, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 वोल्ट। यानी इस रजिस्टर के ये है ना दोनों टर्मिनल अलग अलग पोटेंशियल पे रखते हैं, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 2 वोल्ट, 3 माइनस 1 2 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये अपना लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो हायर वाला हमेशा पॉजिटिव, लोअर वाला हमेशा नेगेटिव, हायर में से लोअर को घटाते हैं, हायर पे कौन सा V1, तो V1 माइनस V2, V1 कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये रजिस्टर R, रजिस्टेंस की वैल्यू R, मान लो ये है -3 वोल्ट पे, ये है -7 वोल्ट पे, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 इक्वल टू ये है, इसका पॉइंट का पोटेंशियल V2। मेरे को बताओ हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, इसकी देखो -3 की वैल्यू -साइन से हमेशा क्या होती है, -7 से हमेशा क्या होती है ज्यादा होती है। तो हायर पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट, लोअर पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट, हायर को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, लोअर को हमेशा नेगेटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ड्रॉप मतलब इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल का है ना डिफरेंस कितना है, मतलब रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस को ही पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है। तो हायर पे कौन सा है V1, लोअर पे कौन सा है V2। V1 कितना है -3 वोल्ट, V2 कितना है -7 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने ओम्स लॉ पढ़ा, मान ले मैंने कहा था ये कोई एक रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैंने एज्यूम कर लिया V, इसके अंदर करंट हमेशा हायर टू लोअर I फ्लोअर, ये मैंने ये केस एज्यूम किया था अपन ने, V है I है R है, तो अपन ने कहा था V इक्वल टू IR या फिर I इक्वल टू V अपॉन R। अगर मैं किसी भी रजिस्टर का IV का अगर ग्राफ खींचूंगा तो आप देखो IV का ग्राफ कुछ ऐसे खींचेगा, ये मान लो मैं I ले रहा हूं,
ये v ले रहा हूँ, ये देखो इसको मैं ले रहा हूँ y अक्ष, इसको मैं ले रहा हूँ x अक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, I को लिख सकता हूँ 1/r इंटू वी लिख सकता हूँ। ये क्या बन रहा है, इसको ले रहा हूँ y इक्वल टू mx बन रहा है या नहीं बन रहा, x क्या हो जाएगा v, y क्या हो जाएगा I, स्लोप कितनी हो जाएगी 1/r। और ये वाली y इक्वल टू mx लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है 1/r। 1/r का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप। 1/r का मतलब पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसे बनता, नेगेटिव मतलब ऐसे बनता। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होता हुआ पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता, आपको पता ही है। ये इसका आईवी रिलेशनशिप हो जाएगा। मेरे को बताओ इसकी स्लोप कितनी है, 1/r, y इक्वल टू mx। ये इसकी स्लोप हो गई, ये इसका आईवी रिलेशनशिप हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये इस अब यहाँ होता है ओम्स लॉ कंप्लीट। अब अपन कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केस। मैं ले रहा हूं फर्स्ट केस, जब r की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और r की वैल्यू 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप हेडिंग डालो केस 1, जब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मैं इधर आपको वापस बना देता हूं। ये मान लो कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, इसमें करंट I फ्लो हो रही थी, और अपन ने ये बात कर दी थी V इक्वल टू IR होता है, और अपन ने ये भी बात की थी I इक्वल टू V अपॉन R होता है, और अपन ने कुछ ऐसा इसका ग्राफ भी बनाया था। क्या बनाया था अपन इसका, मैंने कुछ यहाँ पूरी की पूरी चीजें इधर लिख देता हूँ। ऐसा अपन ने कुछ ग्राफ बनाया था, और अपन ने इसकी स्लोप की वैल्यू क्या लिख दी थी 1/r। सबसे फर्स्ट मैं केस ले रहा हूं, अभी इसको आप है ना इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट सर्किट को आप है ना भूल जाओ, आप ये याद रखो। मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, जिसके अंदर ले रहा हूं r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 ओम। मान लो कोई ऐसा रजिस्टर है जिसके द्वारा ऊपर की गई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को 0 ओम मिल रही है, r इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ जब r इक्वल टू 0 होगा तो इसके स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप कितनी है 1/r। r इक्वल टू 0 होगा तो मेरे को ये तो पता है कि स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है 0, और वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है इन्फिनिटी। ये तो 12th का बेसिक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है इन्फिनिटी। ओरिजिन से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींचो, तो ओरिजिन से पास होने वाली वर्टिकल लाइन आई अक्ष तो होगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ओरिजिन से पास होती हुई जिसकी स्लोप इन्फिनिटी है, ओरिजिन से पास होने वाली और वर्टिकल लाइन यही तो बनेगी। ये इसका मेरा ग्राफ होगा। r इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। तो इस ग्राफ को देखकर आपको एक चीज पता लगनी चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ बनाने से कुछ नहीं होता है, ग्राफ को पढ़ना आएगा ना तो बहुत ही इजीली आप सवाल, सब कंसेप्ट वाले सवाल ग्राफ को पढ़ने पर ही बनते हैं। तो मेरे को बताओ आई एक्स के हर पॉइंट पे, देखो मैं आपको पूछूं वाई एक्स पर हर पॉइंट का एक्स कितना होता है, आप बताते हो 0 होता है। एक्स एक्स के हर पॉइंट का वाई कितना होता है 0। तो आई एक्स के हर पॉइंट पे वी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0 होगी। तो इस केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी। ये देखो ग्राफ क्या बन रहा है, इस ग्राफ पर मैं अगर कोई भी पॉइंट हटाऊंगा तो उसके है ना वी की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। आई एक्स का हर पॉइंट पे वी 0 होता है, वी एक्स के हर पॉइंट पे आई 0 होता है। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब मैं बोलता हूं वाई एक्स का हर पॉइंट का एक्स 0 होता है, बिल्कुल होता है। एक्स एक्स के हर पॉइंट का वाई 0 होता है, बिल्कुल होता है। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। देखो v की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0, जबकि i की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और i की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देखो i की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज से कन्फर्म हूं कि v की वैल्यू हमेशा क्या होगी
आई के बारे में मैं कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं। कोई मेरे को कहेगा आर इक्वल टू 0, मैं तो आई के बारे में क्या स्टेटमेंट देगा? मैंने कहा आई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आई की वैल्यू तो सर्किट को सोल्व करने के बाद ही पता कर सकते हैं उसमें आई कैसी फ्लो हो रही है। जबकि एक चीज अपन से कंफर्म हो जाएगी, जब आर 0 होगा तो वी की वैल्यू कंफर्म कितना होगी? 0। आर 0 होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। और जब पोटेंशियल की वैल्यू है ना 0 होती ना, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक एस का मतलब वो कोई भी सर्किट एलिमेंट हो, ये कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। मान लो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप V है, V की अगर ये पोलरिटी है, मतलब V1 माइनस V2, V क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। अगर किसी भी दुनिया के एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। क्यों? अगर इसकी जगह में अगर इधर 0 रखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। जितना पोटेंशियल इसका है तो उतना का उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। इसका अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होने का मतलब उसके दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे आ जाते हैं। और जब कोई भी दो टर्मिनल एक पोटेंशियल पे आते हैं तो इसका मतलब अपन इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। इस एलिमेंट को अपन हटा सकते हैं, हटा के इसको अपन क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल एक ही है, तो इसका पोटेंशियल एक होता है ना, तो उनको एक पॉइंट बना सकते हैं अपन। इन दोनों को एक ही पॉइंट अपन मानेंगे। इस पूरे को अपन एक पॉइंट की तरह ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल है। तो इसके बीच वाले एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ही अपन ने देखो पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है? इस केस में कितना आ रहा है? इस केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ रहा है 0। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब पोटेंशियल सेम होगा ना तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। V1 मान लेता हूं, V2 मान लेता हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। V1 V2 के इक्वल हो जाना होता ना, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, दुनिया का कोई एलिमेंट होगा, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो उसका मतलब उस एलिमेंट को हटा के आप उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो इसका मतलब R इक्वल टू 0 ओम का मतलब होता है V इक्वल टू 0, और V इक्वल टू 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो आई होप आज के बाद में कोई R इक्वल टू 0 बोले तो दिमाग में आ जाना चाहिए V इक्वल टू 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल टू 0। फिजिकली तो ये प्रेजेंट हैं, लेकिन अपन नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए उसको शॉर्ट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिजिकली तो वो प्रेजेंट हैं, लेकिन फंक्शनली उसका कोई नेटवर्क के अंदर कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। उसको हटा सकते हैं, उसकी जगह शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। जब किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 आ जाता है तो उसको हटा के उसकी जगह शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और करंट की वैल्यू उसमें कैसे भी फ्लो हो सकती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट आप चाहो तो ऐसे भी फ्लो हो सकती है, ऐसे भी फ्लो हो सकती है, 0 भी फ्लो हो सकती है। पॉजिटिव देखो, करंट की वैल्यू आप सोच रहे होगे कि करंट की वैल्यू नेगेटिव क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है। मान लो देखो, मैं इसका देखो, ये कोई एलिमेंट है, मान लो S, इसमें मान लो ऐसे करंट I फ्लो हो रही है। क्या करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। मान लो मैंने एज्यूम कर लिया, मेरे को पहले पता नहीं था दिमाग में, तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। मैंने नेटवर्क को सोल्व किया तो मान लो मेरे पास I की वैल्यू निकल के आ गई -2 A। तो ऐसे मत सोचना नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने सोल्व करने में कुछ गलती कर दी। गलती नहीं की। I इक्वल टू -2 एम्पियर का मतलब आपने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है। करंट एक्चुअल में ऐसी फ्लो नहीं हो रही है। एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो हो रही है? ऐसी इसके ऑपोजिट फ्लो हो रही है। कितनी एम्पियर हो रही है? अब यहाँ क्या लिखना? +2 एम्पियर।
और अगर आपको एग्जामिनर करंट का नोटेशन दे के पूछे करंट की वैल्यू कितनी है, -2 एम्पियर आया, तो आपको -2 एम्पियर ही लिखना है। कितना लिखना है? -2 एम्पियर। एक्चुअली में ये है ना, माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि आपने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है, करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रही है, करंट इसके ऑपोजिट में फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है, आपने गलत साइन ले लिया है। ऐसे कैसे अगर मैं अगर बात करूंगा आगे, मान लो ये कोई अपना नेटवर्क एलिमेंट है, इसके अक्रॉस आपने मान लो पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे ले लिया, आपको पता नहीं था, आपने ऐसी पोलरिटी ले ली, यहाँ पॉजिटिव ले लिया यहाँ नेगेटिव, फिर आपने नेटवर्क को सोल्व किया, तो मान लो नेटवर्क को सोल्व करने के बाद आपको V की वैल्यू मिल गई -2 वोल्ट। अगर एग्जामिनर पोलरिटी बना के देता है तो आपको सीधा -2 चिपका देना है, आंसर कितना? -2। लेकिन इसका मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन ये बोलता है कि आपने पोलरिटी गलत ले ली है। अगर आप पोलरिटी चेंज कर देते हो, ऐसे कर देते हो, तो क्या हो जाएगा? V की वैल्यू क्या होगा? 2 वोल्ट। अगर ऐसी ही पोलरिटी ऐसे ही रखनी है तो आंसर कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट। एक्चुअल में नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? पोलरिटी चेंज करो और आंसर क्या लाओ? पॉजिटिव लाओ। और एग्जामिनर पोलरिटी देख के पूछे तो ये का ये आंसर लिखना है। तो देखो मैंने ये बताया था, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? V = 0। V = 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, R = 0। ये आपको तीन, R = 0 का मतलब V = 0, V = 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। और I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू अपन ने ऐसे एज्यूम की, तो I की वैल्यू इधर भी फ्लो हो सकती है, इधर भी, इधर फ्लो होगी तो पॉजिटिव, इधर फ्लो होगी तो नेगेटिव, नहीं फ्लो होगी तो 0। और I है ना, कैसे फ्लो होगी वो तो अपन अगर आगे जाके सर्किट सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, अपन सीधा कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो आई होप ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस में अपन ने लिया R = 0। अब लेते हैं अपन सेकंड केस, R = अभी इस पे फोकस करो, R = इंफिनिटी पे। अपन पढ़ रहे थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर आपको पता है यह आपका रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I। आपको पता है क्या V = क्या होगा? IR। I की जगह मैं लिख सकता हूँ V/R, लिख सकता हूँ। देखो मेरे को पता R = इंफिनिटी, और इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, मैं अपने बना ही रखा है। ये IVX लूंगा तो ऐसा बनेगा, ये मेरा I बनेगा, ये मेरा V बनेगा, और इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो M = 1/। तो देखो R की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप = 0। तो ओरिजिन से पास होने वाली जीरो स्लोप, स्लोप 0 होने वाला ओरिजेंटल लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली 0 स्लोप वाली लाइन क्या होगी? Vx होगी। कौन सी x होगी? Vx होगी। ये अपना I, ये अपना V। तो ओरिजिन से पास होने वाली विथ स्लोप कितनी है? 0। तो कुछ ऐसा केस बनेगा अपना। तो देखो V अक्ष पर किसी भी पॉइंट, चाहे कोई भी पॉइंट उठा हुआ आपको, V अक्ष पर हर पॉइंट का I कितना होगा? तो एक चीज से मैं कंफर्म हूं, R = इंफिनिटी का मतलब क्या है? एक चीज से अपन कंफर्म है, I की वैल्यू कितनी होगी? 0। V की वैल्यू इधर देखूंगा तो पॉजिटिव भी हो सकती है, इधर देखूंगा तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे अपन ने एज्यूम किया था वैसा नहीं, उसकी पोलरिटी चेंज है, तो इसका मतलब V की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और V की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन I का वैल्यू मैं कंफर्म हूं 0 है। देखो ये कोई एलिमेंट है S, दुनिया का कोई भी एलिमेंट है, अगर इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है? 0 एम्पियर। कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कोई करंट, किसी ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, तो उसका उस करंट का, उस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। अगर कोई ब्रांच करंट एज्यूम ही नहीं कर रही है तो उस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है। तो करंट = 0 को दिखाने के लिए अपन क्या कर देते हैं? अपन ऐसे ओपन सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का मतलब भी करंट = 0। ओपन है मतलब आगे जाके करंट है कहां जाएगी? करंट को है रास्ता ही नहीं मिलेगा, करंट को रास्ता नहीं मिलेगा, तो करंट, देखो वो एलिमेंट एस था, वो फिजिकली तो इधर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, फिजिकली उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते, फिजिकली वो एस प्रेजेंट है,
लेकिन अपन सुविधा के लिए एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। I इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ओपन। V इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है। अगर कोई भी दुनिया के कोई भी दो पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे है, मान लो इसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट पे है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से क्या है, शॉर्ट है। चाहे मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके बीच में कोई एलिमेंट S है और ये भी कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब फिजिकली तो एलिमेंट है लेकिन वर्चुअली दूसरे से क्या है, शॉर्ट है। तो इसको हटा सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। फिजिकली तो वो एलिमेंट प्रेजेंट है, वर्चुअली क्या है, शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, एक ही पोटेंशियल पे एक ही पॉइंट रह सकता है, एक पोटेंशियल पे एक पॉइंट रह सकता है। दो अलग अलग पॉइंटों को एक पोटेंशियल पे रहने का हक नहीं है नेटवर्क में। नेटवर्क में एक पोटेंशियल पे एक ही पॉइंट रह सकता है। अगर कोई भी दो पॉइंट ऐसे दिख जाए कि वो एक ही पोटेंशियल पे हैं, तो आप उनको शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेधड़क आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर किसी ब्रांच में करंट आपको 0 एम्पीयर दिख रही है, तो उसका मतलब उस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो ब्रांच कुछ भी करंट एज्यूम नहीं कर रही है, चाहे उस करंट के अंदर कोई एलिमेंट भी क्यों ना प्रेजेंट हो। आप उसको ओपन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिजिकली तो क्या वो एलिमेंट एस प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर करंट 0 है। करंट 0 का मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसके अंदर कोई करंट आएगी ही नहीं, आएगी तो जाएगी कहां, अगर आ रही है तो केसीएल फेल हो जाएगा। तो ओपन सर्किट एक्चुअली में क्या शो करता है, करंट 0 को ही शो करता है ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसको शो करता है, इक्विपोटेंशियल को शो करता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट किसको शो करता है, 0 पोटेंशियल को, सॉरी 0 करंट को ओपन सर्किट पर प्रेजेंट करता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो I इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। आप इस R की जगह नेटवर्क के अंदर ओपन सर्किट कर सकते हो। और फिजिकली तो रजिस्टर प्रेजेंट हैं इधर, लेकिन अपन सिंपलिसिटी के लिए उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव क्यों कर देते हैं, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है, 0, तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ रजिस्टर की कोई मतलब नहीं है, अहमियत नहीं है। तो इसके एक्रॉस देखो, ये एक्रॉस अपने पोटेंशियल ऐसे एज्यूम किया था V, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो तो अपन सर्किट को सोल्व करेंगे ना, तब पता चलेगा कि V की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। पॉजिटिव का मतलब जिस पोलरिटी से मैंने एज्यूम किया है उसी पोलरिटी में है। V अगर नेगेटिव आ जाए मतलब इसकी पोलरिटी मैंने थोड़ी गलत एज्यूम कर ली, इसके ऑपोजिट होगी। और V इक्वल टू 0 का मतलब वो स्पेशल केस होगा, वो आगे बात करेंगे। जब है ना V की वैल्यू भी 0 हो जाए, I की वैल्यू भी 0 हो जाए, वो स्पेशल केस बनता है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस बनता है इधर। आई होप यहां से समझ आ गया होगा कि R इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। R इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है I इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0 का मतलब होता है ओपन सर्किट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक मैं और स्पेशल केस लेना चाहता हूं। मान लो कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे एक स्पेशल केस। आराम से सोचना, फीलिंग लाओ, फीलिंग के साथ सोचो आराम से। मान लो ये कोई रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मान ले 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है। ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है, 2 वोल्ट। कितना है, 2 वोल्ट। इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट। कोई भी हायर पोटेंशियल पे नहीं है, दोनों इक्वी पोटेंशियल पे है। तो मेरे को बताओ, इक्वी पोटेंशियल पे है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 0। V इक्वल टू 0 होगा या नहीं, सोचो V इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। V 0 होगा तो मेरे को पता I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। V कितना है, 0, R कितना है, 2, 0 अपॉन 2 भी कितना होगा, 0। तो मेरे को बताओ इसके अंदर करंट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 एम्पियर, 0 वोल्ट। देखो ये तो स्पेशल केस बन गया। इसके अंदर वोल्टेज भी 0, करंट भी 0। ये है ना, कब बनेगा पता है, अपन पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, या अपन पढ़ेंगे बैलेंस ब्रिज पढ़ेंगे आगे जाके। अपन पढ़ने वाले बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज में जब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इनका मल्टीप्लाई इसके और इसके इक्वल होगा ना, तब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे आ जाता है। इक्वी पोटेंशियल पे आ जाना मतलब करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में देखो,
करंट की वैल्यू भी कितनी है, 0, वोल्टेज की वैल्यू भी 0। तो करंट 0 है तो आपका मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट कर दो। वोल्टेज 0, किसी ने कहा था शॉर्ट सर्किट कर दो। करंट 0 मतलब कोई कह रहा है ओपन सर्किट कर दो, वोल्टेज भी 0 है, कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट कर दो। तो आपको जो अच्छा लगे ना, आपको अच्छा शॉर्ट सर्किट अच्छा लगे तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और आपको ओपन सर्किट अच्छा लगे तो ओपन सर्किट कर दो। दोनों को एक साथ तो शो कर नहीं सकते। तो अगर देखो, अगर मेरे को ओपन सर्किट करना है मान लो, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको अगर इसको शॉर्ट सर्किट करना है तो ऐसे कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को एक साथ शो करने का एक ही तरीका है। इसको तो मैंने ओपन शो कर दिया, और अगर मेरे को देखो, ओपन सर्किट को तो शो हो गया ओपन सर्किट से, शॉर्ट सर्किट को शो मैं कैसे करूंगा, शॉर्ट सर्किट को इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 0। ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ओनली ओपन सर्किट का मतलब पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। ओपन सर्किट के साथ शॉर्ट सर्किट है मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट को मैंने शो कर दिया शॉर्ट सर्किट से। अब मेरे को क्या करना, ओपन सर्किट भी शो करना है। तो ऐसे थोड़ी क्या शॉर्ट सर्किट करूंगा फिर इसको हटा दूंगा, ऐसे नहीं होता है। ओपन सर्किट शो करने का तरीका ये भी होता है, 0 एम्पीयर लिख दो। क्या लिख दो, 0 एम्पीयर। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा शॉर्ट सर्किट जिसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, 0 एम्पीयर। ये एक ऐसा ओपन सर्किट है जिसके पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0। जबकि ओनली आपको कहते हैं ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। मैं कह रहा हूं नेगेटिव, इसका मतलब जैसे आपने एज्यूम कर रही है उसके ऑपोजिट। ये ध्यान रखना, वोल्टेज नेगेटिव मतलब जैसे पोलैरिटी आपने एज्यूम कर रखी है उसके ऑपोजिट, ये होता है नेगेटिव का मतलब। ओपन सर्किट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट भी है, ओपन सर्किट भी है। तो एक को तो अपन उसके सिंबल से शो करेंगे, दूसरा अपन उसके अंदर लिख देंगे करंट इक्वल टू 0, ओपन सर्किट को शो करेगा। और ये शॉर्ट सर्किट किसको शो करेगा, शॉर्ट सर्किट को शो करेगा। और मेरे को अगर इसको ओपन करना है तो ओपन सर्किट किसको शो करेगा, I इक्वल टू 0 को। और इस अगर मेरे को शॉर्ट सर्किट शो करना तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कितना लिख दूंगा, 0 वोल्ट। ये आगे जाके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, बैलेंस ब्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा। दोनों केस बनेंगे, उसमें शॉर्ट भी बनता है, ओपन भी बनता है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप शॉर्ट सर्किट करो लेकिन करंट उसमें 0 एम्पीयर दिखाओ, आप ओपन सर्किट करो लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 दिखाओ, तब मजा आएगा सवाल करने में। तो आयो, तो अपन ने पढ़े थे दो स्पेशल केस, एक पढ़ा था आर इक्वल टू 0, एक पढ़ा था आर इक्वल टू इन्फिनिटी की। दोनों की बहुत अच्छी बात की थी। अब अपन बात करते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ए रजिस्टर। अपन 3 तरीके के एलिमेंट पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे। रजिस्टर को एक स्टैटिक एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैटिक एलिमेंट। या फिर रजिस्टर को बोलते हैं मेमोरी लेस एलिमेंट, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी लेस स्टैटिक एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, एक कोई भी रजिस्टर, पहली चीज तो रजिस्टर है ना, जिंदगी में हमेशा सर्किट से पावर लेगा ही लेगा, वापस देने की कैपेसिटी होती नहीं है। हमेशा पावर क्या करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ऑलवेज। ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी रजिस्टर पावर को डिलीवर कर रहा है। वो अलग बात है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, वो अपन केस में इधर नेटवर्क में नहीं है, लेकिन रजिस्टर हमेशा सर्किट से पावर एब्जॉर्ब करेगा। और इसको बोला जाता है मेमोरी लेस एलिमेंट। इसके पास कोई है ना मेमोरी नहीं होती है, इसके पास इस एब्जॉर्ब की हुई पावर को स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, डिसिपेटेड कर देगा, नष्ट कर देगा। अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट में क्या करेगा, हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, पूरी की पूरी पावर को क्या कर देगा, डिसिपेटेड कर देगा। क्या कर देगा, डिसिपेटेड कर देगा। जितनी पावर सर्किट से एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, डिसिपेटेड कर देगा। और हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही करेगा। कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें आपको रजिस्टर पावर को डिलीवर कर रहा है। क्यों, इसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अगर स्टोरिंग कैपेसिटी होती तो पहले स्टोर कर लेता, स्टोर की हुई को वापस से डिलीवर कर देता। स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। रजिस्टर को क्या बोला जाता है, रजिस्टर को बोला जाता है
मेमोरी लेस एलिमेंट क्या बोला जाता है? मेमोरी लेस एलिमेंट बोला जाता है, या इसको ऐसे भी बोला जाता है स्टैटिक एलिमेंट, स्टैटिक पैसिव एलिमेंट बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब की पूरी हीट के फॉर्म में क्या कर दिया? डिसिपेटेड कर दिया इन्वायरमेंट में, अपने अपने चारों ओर के वातावरण में क्या कर दिया? हीट के फॉर्म में पूरी की पूरी एनर्जी को डिसिपेटेड कर दिया। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपन समझते हैं कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, कैसे करेगा, वो सारी बातें अपन समझते हैं। देखो, ये अपना एक हो गया रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई। जैसे मैंने पोलरिटी एज्यूम कर रखी है, जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है, उस हिसाब से मैंने क्या एज्यूम कर रखा है? ये पावर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कितनी कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा? वी आई को। कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा? ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा? वी आई पावर को एब्जॉर्ब करेगा। पावर एब्जॉर्ब करेगा कितनी? वी आई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पी ए इक्वल टू वी आई। वी आई देखो, पी ए इक्वल टू वी आई, और ओम्स लॉ के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? वी इक्वल टू आई आर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अगर वी की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? वी इक्वल टू आई आर लिखूंगा, क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर इधर से आई की वैल्यू उधर पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर अपन आर। तो आपको पता है आर की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और आई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। वी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो पी एब्जॉर्ब की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना मतलब अपना एजम्पशन हमेशा सही रहेगा, ऑलवेज अपना एजम्पशन सही रहेगा। अगर पीए की वैल्यू नेगेटिव भी मिलती तो मैं कह सकता कुछ ना कुछ लफड़ा है, ये किसी ना किसी केस में डिलीवर करेगा, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिल रही है। रजिस्टर के द्वारा एब्जॉर्ब की हुई पावर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिल रही है। इसका मतलब ये हमेशा सर्किट से पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये हमेशा क्या करेगा? सर्किट से पावर को एब्जॉर्ब ही करेगा। इट ऑलवेज एब्जॉर्ब पावर फ्रॉम द सर्किट। और पूरी की पूरी देखो, एलिमेंट है ना, मैं आपको बताता हूं, कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, जितनी पावर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से कुछ थोड़ी बहुत पावर को स्टोर कर देते हैं और थोड़ी बहुत पावर को हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट भी अपने पास होंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जितनी एब्जॉर्ब करते हैं पूरी की पूरी स्टोर करते हैं, ऐसा भी एलिमेंट होगा। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जितनी एब्जॉर्ब करते हैं पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में क्या कर देते हैं? डिसिपेटेड। ये कौन सा एलिमेंट है? ये है अपना रजिस्टर। ये वाला कौन सा केस होगा? ये होगा आइडियल इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो जाएगा। ये वाला केस कौन सा होगा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये होगा प्रैक्टिकल इंडक्टर एंड कैपेसिटर। प्रैक्टिकल इंडक्टर और कैपेसिटर जितनी एब्जॉर्ब करेगा उसे स्टोर भी करेंगे और डिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि आगे जाके बात करेंगे। इंडक्टर हो चाहे इंडक्टर बोलो चाहे कोइल बोलो, उसके पास क्या होता है? वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वाइंडिंग रेजिस्टेंस। एक नॉन जीरो रेजिस्टेंस होता है जो इंडक्टर के सीरीज में कनेक्ट होता है। उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा? पावर या एनर्जी का क्या होगा? डिसिपेटेड होगा। किसी भी कैपेसिटर के पास लीकेज रेजिस्टेंस होता है जो उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। उस लीकेज रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ पावर क्या हो? हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगी। जबकि आइडियल केस में आइडियल इंडक्टर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 ओम होता है। उस वजह से जितनी एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी स्टोर कर देगा, इस केस में डिसिपेटेड नहीं होगी। जबकि एक आइडियल कैपेसिटर के है ना, लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। वो ओपन सर्किट हो जाता है, हट जाता है। तो उस वजह से जितनी एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी क्या करेगा? स्टोर करेगा। रजिस्टर की क्या करेगा? जितनी एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में क्या कर देगा? डिसिपेटेड कर देगा। तो आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे सीरीज कनेक्ट होता है, सीरीज में कैसे दो रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। अपन है ना साथ में लेके चलेंगे, बाद में नहीं पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन। ये अपन क्या एक को एक क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे से अपन को ध्यान रहेगा।
रजिस्टर के साथ इसका वोल्टेज डिवीजन पढ़ेंगे, इसका पूरा आर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर के साथ पढ़ेंगे, इंडक्टर आएगा इंडक्टर के साथ पढ़ेंगे, फिर तीनों का मिक्स करके पढ़ेंगे, तो और भी अच्छे से अपन को समझ आएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो आई होप आपको रजिस्टर का थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया आया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। और आपको अगर अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक करना मत भूलो, शेयर भी करो और कमेंट बढ़िया करना। आपके कमेंट हमें बहुत ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।